अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। यानी वो कौन से एरियाज है या कुछ ऐसे एरियाज को हम डिस्कस करेंगे जहां पर स्टैटिस्टिक्स जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है या फिर स्टैटिस्टिक्स की मदद उन एरियाज में ली जा रही है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आज पहली हेडिंग्स जिसको हम डिस्कस करेंगे, स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स कैसे मददगार साबित होती है या फिर इकोनॉमिक्स में रहकर स्टैटिस्टिक्स को कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है। हम सब लोग ये चीज जानते हैं कि इकोनॉमिक्स की कई प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए या सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिक्स जो है उसको एक इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है। ठीक, और फिर ऐसे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स की मदद ली जा रही है या ऐसी बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, टूल्स या मेथड्स की मदद ली जा रही है जो इकोनॉमिक्स के अंदर अलग अलग इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को प्रूव करने के लिए। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में भी मददगार साबित होती है। और फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से न्यूमेरिकल फिगर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप आउटपुट की बात करें, अगर आप प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज की बात करें, अगर आप इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो मुख्य तौर पर हम यूं कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है इकोनॉमिक्स में जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इकोनॉमिक्स के कुछ माने जाने इकोनॉमिक लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है ना। इन चीजों को बनाने में भी या इन चीजों को इन लॉज को फॉर्मुलेट करने में भी स्टैटिस्टिक्स की मदद ली जाती है या प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की यहां पर जरूरत पड़ती है इन चीजों को बनाने में। इसी तरीके से अगर हम देखें एक इकोनॉमी के अंदर, जैसे अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करें तो पॉवर्टी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इन्फ्लेशन होती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स से कैसे निपटा जाए, स्टैटिस्टिक्स एक तो इनको हाईलाइट करती है और फिर स्टैटिस्टिक्स जो है सजेशन भी प्रोवाइड करती है, मेजर्स भी प्रोवाइड करती है कि कैसे इनको दूर किया जा सकता है। या एक इकोनॉमी के अंदर एज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर हम देखें, जो डिस्पैरिटीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो उनको कैसे मेजर किया जा सकता है या फिर उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और इसी तरीके से अगर हम देखें जो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं या स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, हम आप लोग जानते हो जैसे परफेक्ट कंपटीशन होता है, जैसे मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट होता है, जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है या जो ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट होता है। तो इन सभी प्रकार के मार्केट्स में अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिकली हम कंपैरिजन करते हैं कि प्राइस लेवल क्या है, कास्ट लेवल क्या है और प्रॉफिट्स जो मिल रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल फर्म को, तो वो प्रॉफिट रेट क्या है इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स के अंदर। तो इस तरीके से इन हेडिंग्स की मदद से या इन पॉइंट्स की बदौलत हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाई जा रही है। तो इस तरीके से ये कहलाता है कि हाउ स्टैटिस्टिक्स इज प्लेइंग ए पाइवटल रोल इन इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। फिर अगर हम दूसरी हेडिंग पे बात करें तो स्टैटिस्टिक्स इन प्लानिंग, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि प्लानिंग जो है आज के जमाने में हर एक स्टेज पे की जाती है और हर एक इंसान करता है, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक प्लानिंग का यहां पर क्या मतलब होता है, आप किसी भी इकोनॉमी की बात करिए तो उस इकोनॉमी के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उन सेक्टर्स में
कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, वो सेक्टर्स कितने डेवलप्ड हैं, उन सेक्टर्स में चेंज करने की कोई गुंजाइश है पॉजिटिव वाइज, ठीक है ना। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स की मदद से किया जाता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है पहले न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कलेक्ट करती है, डेटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, तो तब जाके वहां पर टारगेट्स रखे जाते हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्लान्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं। और इस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो भी बैकवर्ड सेक्टर्स होते हैं, उन बैकवर्ड सेक्टर्स को इकोनॉमिक पॉलिसी की मदद से उनको डेवलप्ड सेक्टर में तब्दील किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक प्लानिंग की मदद से जो इकोनॉमी के डिफरेंट रीजन्स होते हैं, उन रीजन्स में जो डिस्पैरिटीज होती है, तो उन डिस्पैरिटीज को भी खत्म किया जा सकता है। या इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग की मदद से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। लेकिन इस इकोनॉमिक प्लानिंग के हर एक स्टेज पे स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है, यहां पर डेटा की जरूरत होती है, यहां पर स्टैटिस्टिकल मेथड्स की जरूरत होती है। और उन स्टैटिस्टिकल फिगर्स, उन स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स, उस स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन की बदौलत या उसके टूल से इन प्लान्स को इवैल्यूएट किया जाता है एट डिफरेंट इंटरवल्स, ठीक है ना। और फिर स्टैटिस्टिक्स जो है किसी प्लान के फेलियर्स या किसी प्लान के सक्सेस के बारे में जानकारी देता है और फिर उन चीजों को हाईलाइट करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स, इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स जो है इकोनॉमिक प्लानिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की मदद से ये चीज किसी भी इकोनॉमी के अंदर मेजर की जा सकती है कि उस इकोनॉमी के पास कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और उन अवेलेबल रिसोर्सेज को कैसे जुडिशियसली इस्तेमाल में लाया जा सकता है, और फिर उन रिसोर्सेज की बदौलत जो ग्रोथ वहां पर इकोनॉमी के अंदर देखी जा सकती है, तो क्या वो ग्रोथ सस्टेनेबल है, क्या वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल रेट के ऊपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। गाइस, स्टैटिस्टिक्स जो है इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो बिजनेस के वर्ल्ड में स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैसे अपना रोल प्ले करती है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस वर्ल्ड में। हम ये सब जानते हैं कि एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है वो हमेशा प्रिडिक्शन करता है किस चीज के ऊपर, मार्केट के वेरिएशंस के बारे में या मार्केट में जो वेरिएशंस होंगी, और फिर जो डिफरेंट सीजन्स हैं उन सीजन्स के बारे में भी उनकी एक प्रिडिक्शन होती है। अगर वो प्रिडिक्शन सक्सेसफुल होगी तो जाहिर सी बात है कि उसका जो बिजनेस है या उसकी जो कमाई है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम बनने की संभावना या गुंजाइश रहती है। लेकिन इस प्रिडिक्शन को करने में स्टैटिस्टिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या हम यूं कह सकते हैं कि जो कोई भी एक फर्म होती है या इंडस्ट्री होती है, वो फर्म या इंडस्ट्री जो रहती है वो जब रॉ मटेरियल परचेज करती है क्वालिटी वाला, या फिर वो जो चीजें मार्केट के अंदर फिनिश्ड गुड्स बनाकर बेचती हैं, तो दोनों सूरतों में जब वो क्वालिटी रॉ मटेरियल परचेज करती है और जब वो फिनिश्ड गुड्स को मार्केट के अंदर बेचती है, ठीक है ना, तो वो उस समय टेक्निक ऑफ सैंपलिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से जब बिजनेस की हम बात करते हैं तो बिजनेस में जो डेटा अवेलेबल होता है वो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा की बदौलत बिजनेस में पॉलिसीज को बनाना या पॉलिसीज को मुरतब करना काफी आसान हो जाता है। और वो पॉलिसीज रिगार्डिंग मार्केटिंग, पॉलिसीज रिगार्डिंग प्राइस, पॉलिसीज रिगार्डिंग प्रोडक्शन, पॉलिसीज रिगार्डिंग कंपटीशन,
ठीक है ना, या पॉलिसीज रिगार्डिंग अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के बारे में बनाना काफी आसान हो जाता है। तो ये सब कैसे मुमकिन है? तब जब स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन या स्टैटिस्टिकल डेटा या जो स्टैटिस्टिकल फिगर्स एंड फैक्ट्स अबाउट द बिजनेस जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं। तो उन डेटा के आधार पर पॉलिसीज को मुरतब किया जा सकता है। ब्रॉडली अगर हम बात करें, जब हम स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस एक्टिविटीज को हम ब्रॉडली तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन होता है, जैसे फाइनेंस होता है, जैसे सेल होता है, जैसे अकाउंटिंग होती है, जैसे परचेज होता है, जैसे मार्केट एंड प्रोडक्ट रिसर्च होता है, या जैसे क्वालिटी कंट्रोल होता है। ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये जो हेडिंग्स मैंने यहां पर आप लोगों के सामने एक्सप्रेस की या बताई, अगर इन सभी हेडिंग्स के बारे में एक अच्छा इंफॉर्मेशन डेटा की शक्ल में अवेलेबल हो, ठीक है ना, तो ये तय किया जा सकता है या उस डेटा की बदौलत एक सही प्रिडिक्शन की जा सकती है, एक सही पॉलिसी बनाई जा सकती है, एक सही स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। और फिर इन सब चीजों की बदौलत क्या हो सकता है कि सक्सेसफुल बिजनेस जो है उसकी मतलब प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर अगर इन इंपॉर्टेंट जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, अगर इनके ऊपर एक रिलायबल सोर्स से या एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है मार्केट के मतलब बेस्ड, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेसमैन जो है उस डेटा को कंसिडर में रखकर, ठीक है ना, पॉलिसीज बना लेगा और उन पॉलिसीज की वजह से उस बिजनेस को वो चार चांद लगा देगा। या फिर बिजनेस वर्ल्ड में जो उसके कंपटीटर्स होते हैं या जो उसका मतलब वहां पर सेल प्रमोशन करना है या फिर उसको जो क्वालिटी कंट्रोल करना होगा, तो इन सभी या जो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स वहां पर होंगे, तो ऐसी पॉलिसीज को वो बना सकता है, ऐसी पॉलिसीज को वो वहां पर प्लान कर सकता है जिनसे वो अपने कंपटीटर्स को एक टफ कंपटीशन दे सकता है, अपने सेल्स को प्रमोट कर सकता है, अपने बिजनेस को काफी हद तक सक्सेसफुल तरीके से मतलब सक्सेस तक पहुंचा सकता है। लेकिन ये सब किसकी बदौलत? स्टैटिस्टिक्स की मदद से। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स जो है बिजनेस में अपना एक कलीदी रोल प्ले करता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। से स्टैटिस्टिक्स को नेचुरल साइंस में इस्तेमाल किया जाने लगा तो स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ गई। नेचुरल साइंसेस की अगर हम बात करें, जैसे हम मेडिसिन की बात करें, मेट्रोलॉजी की बात करते हैं, जोलॉजी की बात करते हैं या बॉटनी की बात करते हैं, तो जब से यहां पर इस स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया जाने लगा तो स्टैटिस्टिक्स का रोल और ज्यादा नेचुरल साइंसेस में बढ़ गया। कार्ल पियर्सन ने बायोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया और बायोलॉजी में कार्ल पियर्सन ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ एवोल्यूशन है, ठीक है, या जिसको हम हेरिडिटी की बात करते हैं, तो उन्होंने बता दिया डॉक्टर ऑफ एवोल्यूशन एंड हेरिडिटी जो है दैट इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। तो गर्ज ये कि आज की डेट में शायद ही ह्यूमन स्फीयर ऑफ नॉलेज का वो कोई पार्ट होगा या नेचुरल साइंसेस में वो कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जहां पर स्टैटिस्टिक्स की मदद न ली जा रही हो, जहां पर स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल न किया जा रहा हो, ठीक है ना। तो आज स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, आज हर जगह स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन पॉइंट्स की वजह से ये जो हेडिंग हमने डिस्कस की, ये बात हमें समझ में आ गई कि स्टैटिस्टिक्स जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इंपॉर्टेंस इसकी बयां करते करते हम ये कह सकते हैं कि आज ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है इन वन फॉर्म और अनदर फॉर्म। तो आप सब लोगों से लास्ट में मेरी गुजारिश है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और आप ज़रूर कमेंट करें। एक अच्छा कमेंट आप जब भी करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलती है कि और ज़्यादा बेहतर ढंग के वीडियोस आप लोगों के लिए मैं तैयार कर पाऊँ। जब तक आप लोगों के लिए मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखें, मुझे भी सलामत रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।